मैं आपको यही बोलता हूं कि मान लो इस साल वैकेंसी कम है, जोर लगाओ, सिलेक्शन कुछ लोगों का तो होगा ही, तो उसमें हम क्यों ना आए। नमस्कार फ्रेंड्स, आशा है आप सब लोग अच्छे से होंगे, अच्छे होंगे ही, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। एक अच्छी खबर है कि आईबीपीएस ने क्लर्क का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया है, बट बुरी भी खबर है कि वैकेंसी बहुत कम है। अब जैसे आईबीपीएस पीओ का वैकेंसी कम था, इसी तरीके से ये भी एक्सपेक्टेड तो था ही कि इसका भी वैकेंसी कम आएगा, बट किसी को इतना ज़्यादा कम आएगा उसके बारे में कोई अंदेशा नहीं था। अप्रोक्सीमेटली लगभग 1500 के आजू बाजू की वैकेंसी है, ठीक है ना। अब जो भी है हमें उसको मान के आगे बढ़ना है, और ऐसा भी नहीं है कि यही फाइनल वैकेंसी है। वैकेंसी तो हर साल बढ़ती ही है, तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ बढ़ेगी। काफ़ी सारी बैंकों ने आईबीपीएस को रिपोर्ट ही नहीं किया है, तो वो भी नई वैकेंसी आ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, बट हमें क्या करना है, हमें मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। हमारे हाथ में इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जॉब पे लगेंगे, ठीक है। तो अब ये जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। खास करके जो नए बच्चे हैं उनको इनके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता है, तो क्या है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी बैंकों को किस हिसाब से प्रायोरिटी देना है, सारी चीज़ें, पेपर स्टाइल कोर्स, सब कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, तो ये आईबीपीएस का 2021-22 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आईबीपीएस ने डिक्लेयर कर दिया है, और इसकी लगभग 1550 जितनी वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में है। इतनी सारी बैंकों के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। हालांकि इसमें काफ़ी सारी बैंक में वैकेंसी नील है, बट मोटा मोटा इतनी बैंक नॉर्मली रहती है। चलो, अब टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स एज फॉलोज। टेंटेटिव शेड्यूल क्या होगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आज से आपका। चलो, हाँ, रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो गया है, और जो कि चलेगा 23 सितंबर तक। अब मैं आप सबको ये एडवाइस करता हूं कि आप लास्ट डेट तक मत जाओ। हर बार का ये एक्सपीरियंस है कि लास्ट डेट में रश ज़्यादा होने की वजह से साइट हैंग हो जाती है, सर्वर क्रैश हो जाता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं, समझ रहे हो ना। तो आप जब भी फ्री होते हैं इमीडिएटली ये फॉर्म भर दो, जितना जल्दी भरेंगे आपके लिए अच्छा होगा। और जब नॉर्मली ये मेंटालिटी भी है कि हम फॉर्म भरते हैं ना, उसके बाद ही प्रिपरेशन चालू करते हैं, तो जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे आपका प्रिपरेशन भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रहे 23 सितंबर इज लास्ट डेट टू अप्लाई, ठीक है ना। अब फीस भी आपको उसी दिनों के अंदर ही भरना है, ठीक है। अब आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपका होगा 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा, मतलब अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने, और सितंबर, 3 महीने का टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्रीलिम एग्जाम होगा आपका 5, 12 एंड 13 दिसंबर को, ठीक है ना बच्चों। चलो, और मेंस एग्जाम आपका होगा 24 जनवरी, मतलब प्रजासत्ताक दिन के 2 दिन पहले, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा शेड्यूल रहेगा। और फाइनल रिजल्ट कब आता है, 1 अप्रैल को। हर साल अप्रैल फुल को आईबीपीएस का रिजल्ट आता है, चाहे आईबीपीएस पीओ हो चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, दोनों का। इवन आईबीपीएस एसओ का रिजल्ट भी उसी दिन ये लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। चलो, अब एज लिमिट आप सबको पता है 20 साल एज रहता है, तो 20 से लेकर 28 तक का एज रहेगा। और वो कौन सी डेट आपको पकड़नी है, 23 सितंबर, जो आखिरी दिन होता है अप्लाई करने का। उस दिन आपके मिनिमम 20 साल खत्म हो जाने चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होने चाहिए। और जिस हिसाब से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस हिसाब से हर एग्जाम की तरह यहाँ भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। चलो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सीधा साधा क्वालिफिकेशन है, आप कोई भी डिग्री होल्डर है, कहीं भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है कि 50% चाहिए, 55% चाहिए, उस तरीके का कोई भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, बट एक कंडीशन है, आपको उस स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वो आपको आना चाहिए।
अगर आपका 10th या 12th में उस सब्जेक्ट से, मान लो आप महाराष्ट्र में अप्लाई करते हो या गुजरात में अप्लाई करते हो, तो महाराष्ट्र का लैंग्वेज है मराठी, गुजरात का लैंग्वेज है गुजराती, तो या तो आपका 10th या 12th कहीं भी गुजराती एक सब्जेक्ट है या मराठी एक सब्जेक्ट है तो चल जाएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आफ्टर सिलेक्शन बैंक आपका एक रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम लेगी, उस एग्जाम को क्लियर करना कंपलसरी रहेगा, अदरवाइज आप जॉब नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान आउट करना है और उस हिसाब से उसी स्टेट में अप्लाई करना है जहां पे इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो या तो करेंगे, अदरवाइज पूरी मेहनत आपकी पानी में जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका कहां से अप्लाई करना। अब एग्जाम का स्टाइल क्या होगा, तो प्रीलिम एग्जाम होगा और प्रीलिम में जो बच्चे पास होंगे उसके लिए मेंस एग्जाम होगा। इंटरव्यू आप सबको पता है कि क्लेरिकल कैडर में होता नहीं है, तो मेंस एग्जाम 1 घंटे का रहेगा और उसमें 3 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा एंड रीजनिंग रहेगा। तीनों का अलग अलग टाइम मिलेगा, 20 मिनट्स लिखा है ना, देखो 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स एंड टोटल कितना रहेगा 1 घंटा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखे हैं, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स तथा रीजनिंग में 35 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का एक एक नंबर रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर रहेंगे। अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हो तो यहाँ पे पेनल्टी भी लगता है, 0.25 पेनल्टी भी लगेगा। तो इस तरीके से आपका प्री एग्जाम होगा। अब नॉर्मली 15 से 20 गुना बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है। तो जो लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे उसका पेपर स्टाइल क्या रहेगा, तो मेंस एग्जाम का पेपर स्टाइल इस तरीके से होगा। टोटल 160 मिनट का पेपर रहेगा, उसमें एक सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। प्री में जो आपका मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश था, यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको 35 मिनट में कंप्लीट करना होगा, उसी तरीके से इंग्लिश भी आपको 35 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। हर एक सेक्शन का अलग अलग टाइम रहेगा। इंग्लिश फाइनेंशियल अवेयरनेस में टाइम सेव करके आप इंग्लिश में या दूसरे किसी सब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपका पेपर जल्दी खत्म हो गया फाइनेंशियल अवेयरनेस का तो आपको बैठे रहना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन को शांति से पढ़ो और शांति से आंसर दो। नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता है तो आपको शांति से काम करना है। फिर जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। उसके बाद आएगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब यहां पे मैंने देखा है कि सब्जेक्ट का नाम लिखा है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बट नॉर्मली कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो पूरा का पूरा पेपर रहेगा रीजनिंग का, जिसके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट मिलेंगे, मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, और 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब पर क्वेश्चन आपका मार्क्स होगा 1.2। यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे 1.2 मार्क्स रहेगा। और टाइम भी आपको यहाँ पे ऊपर वाले 2 सेक्शन से 10 मिनट ज्यादा मिलेगा, मतलब 50 क्वेश्चन क्लियर करने के लिए 45 मिनट मिलेगा। बच्चों ठीक है। और फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे और 45 मिनट्स रहेगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो रीजनिंग का वेटेज मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, तो आपको रीजनिंग में थोड़ा ज्यादा कवर करना है। मैथ्स तथा फाइनेंशियल अवेयरनेस का वेटेज सेम है, तो आप मैथमेटिक्स अगर अच्छा है तो वहां से स्कोर कर सकते हो। बट अभी तक ये देखा गया है कि बच्चों को लगता है इजी है फाइनेंशियल अवेयरनेस, बट वहां पे स्कोर नहीं होता है। मैंने ये देखा है कि जिसका जीके, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस अच्छा होता है और इंग्लिश अगर वो क्वालिफाई कर जाता है तो फाइनल सिलेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। किसी को लगता है कि नहीं प्री एग्जाम क्लियर करने के बाद हम जीके चालू करेंगे, तो फिर तब तक तो बहुत देर हो जाएगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑन गोइंग टॉपिक है, आपको ऑन गोइंग प्रिपेयर करना है। तो अभी से आप फाइनेंशियल अवेयरनेस अलग अलग न्यूज़पेपर रीड करना चालू करो। ऑनलाइन भी आजकल आपको काफी सारे चैनल मिल रहे हैं, तो वहां से खाली सुनना और देखना नहीं है, एक नोट भी बनानी है, उसमें लिखते जाओ। अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपने स्कोर कर दिया तो फाइनल सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है, मैंने देखा है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है। बच्चे लिटरली, टाइम होता है, प्री एग्जाम में क्या होता है, टाइम का शॉर्टेज रहता है। मेंस में टाइम का शॉर्टेज नहीं रहता है, टाइम होता है बट क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होते।
कुछ आइडिया ही नहीं आता है, लिटरली बच्चे बैठे रहते हैं। तो यहां पे मैथ्स रीजनिंग में ये प्रॉब्लम होगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर आपने ज्यादा पढ़ा है तो वहां पे आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे, बराबर है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस आप अभी से चालू कर देंगे। मोटा मोटा देखा जाए तो मेंस एग्जाम में 4 टॉपिक रहेंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 160 मिनट मिलेंगे और 190 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना कंपलसरी रहेगा, हर एक सेक्शन का टाइम भी अलग अलग रहेगा। रॉन्ग आंसर के लिए जो पेनल्टी है उसकी डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर दी है। अब जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले तो IBPS.in की वेबसाइट पे आपको जाना है और जब आप अप्लाई करते हो तब कुछ चीजें आपको हैंडी रखनी है, ताकि आपने मतलब मान लो आधा अधूरा फॉर्म भर दिया और फिर कुछ चीज की जरूरत पड़ी तो आपको वहां से फिर उस चीज को प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो टाइम है वो टाइम आउट हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि सबसे पहले आप इतनी सारी चीजों को तैयार रखो। देखो, एक तो आपका नाम हर एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेम होना चाहिए, तो पहले आप वो बराबर देख लो कि नाम और डॉक्यूमेंट सब कुछ सेम है हर एक जगह पे। अगर नहीं है तो उसका रेक्टिफिकेशन आप करवा लो, बट सारी जगह पे सेम होना चाहिए और उसी नाम से उसी स्टाइल से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। हमेशा एक परमानेंट मोबाइल नंबर रखना है ताकि फ्यूचर का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो उसी नंबर पे हो पाए। उसी तरीके से एक ईमेल आईडी भी रखना है, बार बार कोई चीज चेंज नहीं होगी जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो उसी तरीके से परमानेंट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी रखो। फिर आप अपना एक पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ है, रिसेंटली जो पासपोर्ट आपने खिंचवाया है, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ खिंचवा है, उसका एक फोटो की स्कैन करके रखो। ये आपने पीओ में भी किया होगा, क्लर्क में भी आपको करना है और हर एक एग्जाम में करना है। तो परमानेंट नेचर में एक चीज आप ये फोटो स्कैन करके रखो जो कि आपका जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज आपका 2250 के भी होना चाहिए। उसी तरीके से स्कैन सिग्नेचर, ब्लैक पेन में एक सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे करो, उसको भी स्कैन करके रखो। सेम फॉर्मेट, सेम साइज, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब सिग्नेचर करने में एक ध्यान आपको यह भी रखना है कि कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है। आप अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो उसको सिग्नेचर नहीं माना जाएगा, बराबर है। तो वो भी चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लेना है आपको ब्लैक या ब्लू इंक से, ठीक है। थंब इंप्रेशन लेके उसका भी साइज और फॉर्मेट सब कुछ सेम रहेगा। तो ये क्या क्या हुआ आपका, एक फोटोग्राफ हुआ, सिग्नेचर 2 चीज, फिर स्कैन लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ये 3 चीज हुआ। और चौथा चीज है स्कैन डिक्लेरेशन। आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन बनाना होगा। व्हाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक इंक में आपको लिखना है। डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो वो जो 2-3 लाइन है वो आपको लिखनी है और डिक्लेरेशन कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। जिस हिसाब से मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूं उसी लाइन उसी तरीके से आपको लिखनी है, ब्लैक या ब्लू इंक में। व्हाइट पेपर पे लिख के उसको भी स्कैन कर लेना है, वो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो टोटल मोटा मोटा 4 चीज आपका होगा। ये 4 चीज को स्कैन करके जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में जो प्रिस्क्राइब साइज है उस साइज से आप बना के रखो, ठीक है। तो इतनी चीज आप बना लेंगे। फिर उसके साथ आपको क्या क्या रखना होगा, आधार कार्ड रखना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट के लिए आपको चाहिए, ग्रेजुएशन का एक मार्कशीट चाहिए क्योंकि आपको परसेंटेज भी लिखना होता है, और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको साथ में रखना है क्योंकि उसका नंबर भी आपको वहां पे डालना पड़ेगा, सर्टिफिकेट का डेट भी डालना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा 8 चीजें आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद ही आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हो तो फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही स्ट्रोक में आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, कोई टाइम आउट का झंझट नहीं रहेगा। तो जब भी आप फॉर्म भरने बैठते हो तो पहले इस चीजों को आप नोट करके रखो और उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करो। अब जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट क्या होगा, जो आपको अपलोड करना है हैंड रिटन फॉर्मेट, वो क्या होगा, आई, फिर आपका नाम लिखना है और फिर हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन वाला जो ये लाइन है वो यहां तक आपको लिखना है ब्लैक या ब्लू इंक में। समझ रहे हो बच्चे? लिख के उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। तो ये भी आप तैयार रखेंगे, ठीक है। चलो, अब आता है बैंक। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको बैंक का प्रेफरेंस भी देना होगा कि आपको पहले कौन सा बैंक अलॉट किया जाए, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपको अपनी प्रायोरिटी दिखानी है।
तो मैंने यहाँ पे एक मोटा मोटा प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है। प्रायोरिटी लिस्ट बनाते टाइम मैंने कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा है, उस बैंक का HR पॉलिसी देखा है, उस बैंक के पर्क्स जो अदर देन सैलरी आपको इंसेंटिव मिलते हैं उसको देखा है, प्रमोशन के चांसेस कैसे है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस स्टूडेंट के साथ जो मेरी बातें चीतें होती रही है, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने ये 1 to 10 प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना के दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट से अप्लाई करो, बट ये मोटा मोटा गाइडेंस आपको यहां से मिल जाएगा। अब इसमें आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो कई बैंक में वैकेंसी ही नहीं है। मान लो आप पहला प्रेफरेंस रखते हो बैंक ऑफ बड़ौदा और आपके स्टेट में बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये प्रेफरेंस नहीं देना है। वैकेंसी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको यही लिस्ट फॉलो करना है। ये एक्चुअली जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाया है वो मैंने गुजरात स्टेट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। आप दूसरे किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो कुछ बैंकों के नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं। बराबर है बच्चों, मुझे आशा है कि मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको करना क्या है, आपको अब सीधा तैयारी पूरजोश में चालू करनी है। एग्जाम होगा नहीं होगा ये कोई भी चीज आपको ध्यान में रखनी नहीं है। कम वैकेंसी है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीजें बेकार की बातें हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा 2001 में RBI में एज ए असिस्टेंट सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम मैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं उस कैटेगरी की खाली 6 वैकेंसी थी। जनरल कैटेगरी में 6 वैकेंसी थी और 42,000 कैंडिडेट थे। 2001 की मैं बात कर रहा हूं और मेरी जिंदगी का ये पहला एग्जाम था। जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और RBI का मेरा पहला एग्जाम था असिस्टेंट का, और पहली एग्जाम में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अगर मैं ये सोचता रहता कि सिलेक्शन कैसे होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स है, उस टाइम तो इतना ज्यादा गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं था, तो मेरा कभी सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको ये कुछ नहीं सोचना है। अभी मान लो आपकी 1500 वैकेंसी है, मेरे हिसाब से वैकेंसी जरूर बढ़ेगी, और नहीं बढ़ती है तो भी ये कोरोना काल में इतनी वैकेंसी भी अच्छी है। काफी सारे इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ाओ, रेगुलर एग्जाम लो, रेगुलर रिजल्ट दो, रेगुलर ज्वाइनिंग दो, सब कुछ चीजें टाइम पे करो। तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर भी अच्छा प्रेशर बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर रेगुलर जैसे UPSC का एग्जाम हर साल जिस शेड्यूल से होता है उसी शेड्यूल से सारी एग्जाम कंडक्ट की जाए, वैकेंसी तो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती रहती है, बट अगर रेगुलर होगा तो हमारा एक माइंड सेटअप बन जाएगा, उस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मैं आपको यही बोलता हूं कि मान लो इस साल वैकेंसी कम है, जोर लगाओ, सिलेक्शन कुछ लोगों का तो होगा ही, तो उसमें हम क्यों ना आए। और दूसरी चीज, इस साल आपने जो प्रिपरेशन किया है, मान लो इस साल आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो आप नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई करेंगे तो उस टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये प्रिपरेशन पूरा का पूरा आपका काम आएगा। प्राइवेट सेक्टर में भी माहौल इतना खराब है कि वहां भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बट नेचुरल है, यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो आपको उस कंपटीशन फेस करते हुए फाइनल सिलेक्शन आपका निकालना है। समझ रहे हो ना। जब मेरा SBI PO में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, पूरे इंडिया में 650 वैकेंसी थी। पूरे इंडिया में 650 वैकेंसी SBI की थी, बाकी सारी बैंकों को मिला के उस टाइम हार्डली 200-300 वैकेंसी आती थी। तो पूरे साल की बैंकों की ऑफिसर्स की वैकेंसी 1000 मैंने कभी नहीं देखी है। अभी तो फिर भी उससे ज्यादा वैकेंसी आ रही है, तो कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी आएगी। लास्ट ईयर जैसे LIC का वैकेंसी आया था उस तरीके से कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा वैकेंसी आता ही रहेगा। रिटायरमेंट बहुत बड़ा हो रहा है। इस साल कोरोना हुआ, दूसरा 3-4 बैंकों का मर्जिंग भी हुआ, तो उसकी वजह से स्टाफ का रिक्वायरमेंट काफी डाउन हो गया। बट ये परमानेंट चलने वाला नहीं है, तो आपको परमानेंट प्रिपरेशन चालू रखना है, ताकि कभी ना कभी आपका सिलेक्शन होगा। तो हम ये चाहते हैं कि सिलेक्शन जल्दी क्यों ना हो। बराबर है ना बच्चों। तो उस टाइम में मैं बात कर रहा हूं 2001 की, मेरा SBI में हुआ एज ए प्रोबेशनर, मेरा RBI में एज ए असिस्टेंट हुआ, तो उस टाइम से तो अभी वैकेंसी ज्यादा है। तो आप भी जोर लगाओ, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद, जय माता जी, भगवान आपका भला करे और आपकी आने वाली सारी एग्जाम अच्छी रहे, आप अच्छे नंबर से पास हो और भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे।